नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है MGCI की IMP क्वेश्चन सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन के यूनिट नंबर 3 एनिमल ब्रीड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, एनिमल ब्रीड्स से पशु नस्ल से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं IMP क्वेश्चन सीरीज का हमारा यह डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाने का प्रयास चल रहा है। उस ही कड़ी में एनिमल हस्बेंड्री में आज हम बात करेंगे पशुओं की नस्ल। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। MPPAT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर वर्ष इस चैप्टर से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है और इसी से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम देखेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है गाय की नस्ल, ब्रीड्स ऑफ काउ, ब्रीड्स ऑफ काउ, गाय की नस्ल। तो हम बात करेंगे भैया ब्रीड्स ऑफ काउ के बारे में, गाय की नस्ल। तो ब्रीड्स ऑफ काउ, गाय की नस्ल। तो गाय की नस्लों की हम बात करें तो 2 से 3 बार जो प्रश्न आया था इनकी नामांकित नस्लों की संख्या पर, नॉमिनेटेड ब्रीड्स ऑफ काउ। ठीक है, तो नॉमिनेटेड ब्रीड्स ऑफ काउ के ऊपर जो प्रश्न आया है उसके ऊपर 2 से 3 प्रश्न लगातार आए हैं, तो उन्हीं पर हम चर्चा भी कर लेते हैं। जैसे कि एक बार आया था 24, 25, 28 एंड 30। तो उस परिस्थिति में जब इसका उत्तर सही माना गया था तब 28 माना गया। फिर एक बार आया 24, 27, 28 एंड 37। तो उस परिस्थिति में फिर इसका आंसर माना गया था 37। तो गाय की जो नामांकित नस्ल है, NDDB अपना भी एक डाटा जारी करके बताता है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अनुसार जो काऊ की नॉमिनेटेड नस्ल है एट प्रेजेंट में 40 हो गई है। लेकिन अभी हमारे पास अकॉर्डिंग टू NDDB का वो डाटा है, लेकिन हमारे पास जो अभी चीज सामने निकल कर आई है, पिछले सालों में जो प्रश्न आया है वो इस तरह से ऑप्शन बेस्ड था। तो जब 28 था तो 28 को माना और 28 और 37 दोनों थे तो 37 को माना। और इसी सीक्वेंस के आधार पर हमारा अगला प्रश्न है, जैसे कि भारत में गाय की सूचित प्रजाति की संख्या है, नंबर ऑफ वेल डिफाइंड ब्रीड्स ऑफ कैटल इन इंडिया आर। जी हाँ, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो देखिए, जैसे कि हमारी बात हुई थी अभी, जब ऑप्शन में 28 और 37 दोनों हो तो हमें किसको पिक करना है? 37 को। लेकिन जब 37 ना दिया हो तो फिर आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 28। आई होप आपको ये बहुत अच्छा प्रश्न था, समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं, इसी कड़ी में देखें हम तो अगला जो प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है कि जो थारपारकर है, सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि थारपारकर किसकी नस्ल है? तो थारपारकर एक गाय की नस्ल है। हाईएस्ट डिसीज रेजिस्टेंट जो पावर की हम बात करें तो हाईएस्ट डिसीज रेजिस्टेंट पावर जिस गाय में है वो थारपारकर, याद रखना। इसे हम व्हाइट सिंधी या ग्रे सिंधी के नाम से भी जानते हैं। और इसके मिल्क में, थारपारकर की अगर हम मिल्क की बात करें तो इसके मिल्क में फैट का परसेंट पूछा जाए तो होता है 4.6%, याद रखना। ठीक है, बाकी सारी चीजें ये तो बहुत ज्यादा फैट परसेंट है, इतना तो किसी भी भारतीय गाय के दूध में नहीं है। सबसे ज्यादा अगर भारतीय गाय के दूध की हम बात करें तो 4.9% है, हाईएस्ट फैट परसेंट होता है ये। ठीक है, ये हाईएस्ट फैट परसेंट है इंडियन काऊ में। ठीक है, और उस ब्रीड का नाम है रेड सिंधी, लाल सिंधी। ठीक है, समझ गए बच्चों। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फैट परसेंट किस गाय के दूध में है तो वो है जर्सी। और जर्सी की अगर हम बात करें तो इसके दूध में 5.5% तक फैट होता है। लेकिन इंडियन काऊ की अगर हम बात करें वसा की दृष्टि से तो सिंधी में होता है 4.9। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर इसी संदर्भ में, ये तो बात वसा की हुई, और वसा दूध का सबसे कीमती अवयव होता है। ठीक है भैया, अगर आपसे दुग्धम की बात पूछ ली जाए कि भैया किस भारतीय गाय के दूध में दुग्धम, लैक्टोज, ठीक है, दुग्धम लैक्टोज दुग्ध शर्करा सबसे ज्यादा है, तो फिर उत्तर आ जाएगा शाहीवाल। ठीक है, शाहीवाल जो कि भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है और सबसे मीठा दूध इसी का होता है। और इसके दूध में लगभग 5% के आसपास लैक्टोज या दुग्धम पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये कुछ अन्य जानकारी भी हम देखते चल रहे साथ में।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा मवेशी उत्तर भारत का है, मतलब गाय की ऐसी ब्रीड का नाम हमें बताना है जो कि नॉर्थ इंडिया की है, ठीक है, उत्तरी भारत की है। तो अमृत महल, ये तो मैसूर कैटल है, कांकरेज कच्छ का रण क्षेत्र गुजरात, ठीक है, बरगुर और हेलीकर, तो ये तो कर्नाटक के रीजन के आसपास की है। अब इसकी बात करें हम तो इसका उत्तर आएगा भैया कांकरेज, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आ गया कांकरेज उत्तर भारत की नस्ल। लेकिन यहाँ पर और 2 से 3 बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि चलिए, जैसे हम कांकरेज के बारे में बात कर रहे थे कि भैया आपसे पूछा जाए कि सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल कौन सी है, बेस्ट ड्रॉड ब्रीड, तो ये सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है, याद रखना, यह सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है, ठीक है। इससे प्रश्न पूछा जाए तो, है ना। और कांकरेज तो अपने आप में ही खुद एक पूछे जाने वाला प्रश्न है और कई बार पूछा हुआ प्रश्न भैया। तो कांकरेज के बारे में हम बात करते हैं, आ जाओ। देखो, जब हम कांकरेज नस्ल की बात करें तो ये बहुत फेमस ब्रीड है और इससे हर बार प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो इसकी चाल पर आता है, तो आप सभी को पता है कौन सी चाल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सवाई चाल का मतलब है 1/4, मतलब यह अगले पैर के निशान से पिछला पैर उससे कुछ आगे रखती है, सवाया रखती है और एकदम थोड़ा सा खंडे उठाकर चलती है, घमंडी चाल भी हम जिसको कह देते हैं, तो ये उसके लिए फेमस है, ठीक है, चाल के लिए फेमस है। फिर देसी गायों में सबसे भारी गाय है कांकरेज, जो है देसी गाय में सबसे भारी गाय है, ठीक है, देसी गाय में सबसे भारी गाय है क्योंकि ये 420 है, मतलब इसका जो बॉडी वेट है वो 420 kg है, याद रख लेंगे 420 से बहुत आसान सी ट्रिक हो जाएगी। और इसका जो माथा होता है, मस्तिष्क होता है, वह कैसा होता है, अर्धचंद्राकार, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इसी से आप याद रख सकते हो। जो इसका माथा होता है वो होता है अर्धचंद्राकार, जिसे हम कहते हैं तस्तरी नुमा, ठीक है, डिस्क लाइक इसका फोरहेड दिखाई देता है, ठीक है, अंदर से धसा होता है। और इसका एक और फीचर है कि इसकी आंखों पर सलवटें पाई जाती हैं, आंखों पर सलवटें पाई जाती हैं, ठीक है। ध्यान से जब हम देखते हैं तो इसकी जो पलकें हैं, उन पलकों पर बीच बीच में क्या पाई जाती है, सलवटें पाई जाती है और आंख का भाग काला दिखाई देता है। ये इसके कुछ स्पेशल फीचर है जैसे कि हमने जाने भैया। चलो, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी जो हमने कांकरेज गाय के बारे में देखी। ऐसे हम अन्य जानकारी भी अन्य सभी नस्ल के बारे में पढ़ते रहते भैया। चलिए, अब अगली बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि गाय बैल की मालवी नस्ल क्या काम करती है, तो यह बोझा ढोने वाली है, अर्थात ड्रॉट ब्रीड है। किसके पर्पज से, भारवाह का काम करती है, ठीक है भैया। तो मालवी नस्ल मालवा, निमाड़ांचल और राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन मूलतः मालवा क्षेत्र में शाजापुर जिले में पाई जाती है। इसे महादेवपुरी, मंथनी इत्यादि नामों से जाना जाता है। और मालवी गाय के जो बैल होते हैं वो काली मृदा में काम करने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मालवा क्षेत्र में पूरी मिट्टी कैसी है, काली है, इसलिए काली मिट्टी में कार्य करने के लिए सबसे अच्छे बैल पूछे जाए तो हमें क्या बताना है, मालवा की मालवी गाय। और महादेवपुरी, मंथनी इसके अन्य नाम है, याद रखना बच्चों। और इसका एक स्पेशल फीचर है कि इसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है मालवी गाय की, इसकी जो पूंछ होती है, ठीक है, तो इसकी पूंछ में अगर देखें हम तो इस तरह से पूरी ब्लैक रहती है ना। इसकी पूंछ हमेशा ऐसी पूरी ब्लैक रहती है, जो इसका पूंछ का गुच्छा होता है बालों का वो ब्लैक होता है। और इसके जो गर्दन होती है और फोरहेड होता है, मतलब अगले कंधे और गर्दन की हम बात करें तो उसके ऊपर भी काले धब्बे पाए जाते हैं, जो कि मालवी गाय की पहचान की एक प्रमुख बात है, ठीक है बच्चों। चलिए अगली बात करें, वह भारतीय दुधारू गाय, ठीक, जिसके शरीर पर काले, सफेद और लाल अनियमित रंग के धब्बे पाए जाते हैं। द इंडिजिनियस मिल्च ब्रीड ऑफ केटल possessing black, white or red and white irregular patches, ऐसी गाय की नस्ल जिसके शरीर पर अनियमित धब्बे पाए जाते हैं, तो साहिवाल के पाए जाएंगे। ये तो लाल कलर की है, तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। होल्स्टीन पीजन पर तो सफेद और काले धब्बे होते हैं,
ठीक है। HF की बात करें तो इस पर कैसे धब्बे होते हैं, सफेद व काले धब्बे होते भैया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। देवनी जरूर हो सकता, लेकिन देवनी किससे मिलती जुलती गाय है, गिर से मिलती जुलती गाय है। देवनी तो किससे मिलती जुलती गाय है बेटा, गिर से मिलती जुलती गाय है। ठीक है, और ये सारी बातें किसके संदर्भ में हो रही है, गिर के संदर्भ में हो रही है, क्योंकि उसने एक शब्द लिख दिया है दुधारू। समझ गए, देवनी नहीं है दुधारू, देवनी भी है दुधारू, लेकिन वर्तमान में देवनी को रिप्लेस कर दिया है थारपारकर में। इसलिए देवनी की बात करें तो उसपे इस तरह से अनियमित धब्बे नहीं होते। देवनी की अगर हम बात करें तो इस पे या तो पूरी ब्लैक होती है या पूरी व्हाइट होती है और उस पे धब्बे होते हैं। लेकिन गिर की बात करें तो इस पे लाल, सफेद, पीले, हल्के काले ऐसे धब्बे अनियमित रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है भैया, किस गाय पर, गिर गाय पर। गुजरात किसान है, इस गिर गाय को विदेशों में मांस के लिए भी पाला जाता है। ठीक है, और सबसे लंबा दुग्धावस्था काल इसी का होता है 3 to 5 डेज का, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो ये थी भैया गाय की नस्लें। अब हम बात करेंगे इसी कड़ी में बफेलो ब्रीड्स, ब्रीड्स ऑफ बफेलो, भैंस की नस्ल, जिसमें पहला ही सबसे अच्छा प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ प्यारे बच्चों। प्रश्न ये कह रहा है कि भैंस की किस प्रजाति के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो जाफराबादी में अगर हम बात करें तो 9 to 10% के आसपास होता है। मुर्रा की अगर हम बात करें तो 7% होता है। भदावरी की बात करें तो 13% होता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो 6 to 7%। चलिए, तो ये रेंज निकल कर आ गई। अब हम देख के बता सकते हैं कि हाईएस्ट फैट परसेंट किसमें होगा, तो सबसे ज्यादा फैट परसेंट होता है भदावरी में। और भदावरी से याद रखना, इसका जो कलर होता है वो कॉपर की तरह होता है, तांबे की तरह, और याद रख सकते हैं तांबे जैसा तेरा रंग, मतलब रंग कैसा होता है, कॉपर लाइक होता है। ठीक है, और 13 से क्या हो जाएगा, 13% के आसपास इसके दूध में फैट हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा वसा परसेंट हो गया। फिर यहीं से अगर पूछे कि भैंस की ऐसी नस्ल जिसका रंग गहरा काला, तो जेड ब्लैक की बात हो, गहरे काले रंग की बात हो, तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जेड ब्लैक की बात हो तब उत्तर हो जाएगा मुर्रा। ठीक है, हसियानुमा सिंह की बात हो तो हसियानुमा सिंह की अगर बात हो तो हो जाएगी सुरती। और भैंस की सबसे भारी नस्ल अगर पूछा जाए, छोटा हाथी कौन है, तो भैंस की सबसे भारी नस्ल जाफराबादी है, याद रखना। फिर पूछे भैंस की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, तो मुर्रा है। और मुर्रा के बाद दूसरी सर्वोत्तम नस्ल तो याद रखना नीली रावी है। ठीक है, भदावर जनपद में पाई जाती है, भदावर जनपद में पाई जाने वाली भैंस है। तो ये मैंने कुछ आपको विशेषता बता दी। मुर्रा की अगर हम बात करें तो इसके सींग बिल्कुल इस तरह से घुमावदार होते हैं, जिसको हम जलेबी नुमा या दादाजी की छड़ी नुमा या ढूंढी नुमा भी कहते हैं। और ये दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है मुर्रा, इसलिए इसको दिल्ली बफेलो के नाम से जाना जाता है। समझ गए बच्चों, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। जो प्रश्न एग्जाम में इनसे बनने वाले हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर लिए। भैंस की सबसे भारी नस्ल वही भैया आ गया जिसके ऊपर हमने अभी चर्चा की, दैट्स जाफराबादी, है ना। इसका वजन लगभग 500 किलो तक चला जाता है ना। तो ये सबसे भारी भैंस है, याद रहे। ठीक है, मुर्रा का वजन अगर पूछ ले तो याद रखना 450 kg होता है, 450 किलो की होती है। ठीक है भैया, चलिए एक बार प्रश्न आ चुका है एमपीपीएटी में ही कि भैंस की ऐसी नस्ल जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करती है, तो कुछ बुक मुर्रा को लिखती है, कुछ जाफराबादी को लिखती है, लेकिन जो आंसर कंसिडर किया गया था दैट्स इज जाफराबादी। ठीक है, क्योंकि एक दिन में 15 से 18 लीटर तक दूध दे सकती है, एक दिन में 15 से 18 kg पर डे इसका रिकॉर्डेड मिल्क प्रोडक्शन है। उस दृष्टि से फिर जाफराबादी को आंसर किया जाता है। लेकिन प्रश्न आए कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ भैंस की प्रजाति पूछा जाए तो दैट्स इज मुर्रा। ओके, और भैंस के भी 2 प्रकार की स्पीसीज निकल कर आती है, रिवर और कीचड़। तो जो कीचड़ प्रजाति है वो एशिया में नहीं पाई जाती, जैसे कि फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, चीन। हालांकि एशियन कंट्रीज एशियन महाद्वीप के देश है, लेकिन हमारे इधर जो गर्म क्षेत्र उनमें वो नहीं मिलती है। तो फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, कंबोडिया इत्यादि क्षेत्र में वो पाई जाती है, और उसमें क्रोमोसोम भी 48 होते हैं। और ये रिवर बफेलो जितनी इंडिया में है। और विश्व की सबसे ज्यादा भैंसें कहाँ पाई जाती है, भारत में। ऑब्वियस सी बात आपको समझ में आ गई, एशिया की भी सबसे ज्यादा, विश्व की भी सबसे ज्यादा भैंसें भारत में। और भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा भैंसें, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश।
और गाय की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल। ठीक है बच्चों, तो ये बातें भी आपको याद रखना है एक्स्ट्रा सारी। चलो आओ, तो काफी सुंदर से सरल से सहज प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न से हमारे कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनके ऊपर हम चर्चा भी कर रहे हैं। भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है? तो पंच कल्याणी के नाम से जिस भैंस को जाना जाता है वो है नीली रावी। नीली रावी जो भैंस है इसको पंच कल्याणी पंचरत्नी के नाम से जाना जाता है और ये भैंस की दूसरी सबसे अच्छी नस्ल है। उत्पादन की दृष्टि से बात नहीं हो रही है, अगर मुर्रा के बाद सबसे दूसरा सारे चीजों को देखकर बताया जाता है ना, ऐसा उत्पादन के मामले में जाफराबादी अच्छी है लेकिन सबसे बेस्ट मुर्रा को माना गया। तो सुंदरता, रहन सहन, उसके आवास, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट मुर्रा, उसके बाद नीली रावी। ठीक है बच्चों, तो इसको पंचरत्नी पंच कल्याणी कहा गया क्योंकि इसके नाक, चेहरे, पैर, पूंछ, इस तरह से 5 जगहों पर मार्किंग पाई जाती है ना। वाइल आइज, आइज भी सफेद होती है, तो इसमें 5 चीजें पाई गई है ना। व्हाइट मार्किंग, 5 व्हाइट मार्किंग के कारण ही इसे पंचरत्नी पंच कल्याणी कहा जाता है नीली रावी को। और ये नीली और रावी पहले अलग अलग ब्रीड हुआ करती थी लेकिन एट प्रेजेंट में दोनों को एक ही पाया गया। ठीक है, नीली क्यों बोला गया? क्योंकि सतलज नदी का जो पानी था वो नीला होता है और उसी से इसका नाम पड़ा था नीली। एक नाली आएगी, नाली भेड़ होती है, याद रखना। और रावी, तो रावी भी नदी है, तो नीली रावी नदियों के नाम पर ही अलग अलग हुआ करती थी ये दोनों भैंसे। लेकिन जब बाद में अनुसंधान हुआ, पता चला कि दोनों के जो कैरेक्टर है, प्रोडक्शन है, लगभग सिमिलर है, फिर साथ साथ इनको कंसिडर किया गया और अब ये दोनों नीली रावी के नाम से जानी जाती है। तो बच्चों, विच बफेलो ब्रीड इज फेमस बाय या फेमस नेम बाय पंच कल्याणम? तो पंच कल्याणम या पंच कल्याणी कहा जाए तो दैट्स इज नीली रावी। चलो, तो पंच कल्याणी क्लियर हो गया भैया। सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड हिसार, हरियाणा। ठीक है, एनडीआरआई आए तो आया तो बेटा हम क्या बताएंगे? एनडीआरआई आए तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल, हरियाणा में। आईवीआर आए तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो इज्जत नगर बरेली में। सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट आए, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो फॉर्म मखदूम मथुरा में। और बफेलो या सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो यह हिसार में है। तो इस तरह से हमने एक ही प्रश्न में सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट कवर कर लिए डियर स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये बात हुई भैया ब्रीड्स ऑफ बफेलो एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट दैट ब्रीड ऑफ गोट। ठीक है, तो ब्रीड्स ऑफ गोट की बात करें तो हमारे पास बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आ रहा है, पश्मीना। ठीक है, पश्मीना। अब पश्मीना साल भी होता है एक तरह का, जो कि पश्मीना या कश्मीरी बकरी से प्राप्त किया जाता है। तो पश्मीना मूलतः 3 बकरियों से मिलता है, ध्यान रखना। एक तो पश्मीना जिसका खुद का नाम पश्मीना या कश्मीरी है, दूसरा है चांगथांगी, मतलब पश्मीना के बाद अगर पश्मीना ऊन किससे मिलता है तो चांगथांगी, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जो इसका उत्तर होगा चेंगू। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया भैया चेंगू। ठीक, बात समझ गए? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर है चेंगू। लेकिन सबसे ज्यादा पश्मीना मिलता है पश्मीना या कश्मीरी बकरी से, उसके बाद मिलता है डियर स्टूडेंट चांगथांगी से। लेकिन चांगथांगी और पश्मीना दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो फिर उत्तर आएगा चेंगू। ठीक है, और पश्मीना से पश्मीना शाल बनाई जाती है जो कि जम्मू और कश्मीर में बहुत फेमस है। बकरी की उस्मानाबादी नस्ल है जिसमें ड्रेसिंग परसेंट कितना होता है? व्हाट इज द ड्रेसिंग परसेंट ऑफ उस्मानाबादी ब्रीड ऑफ गोट? ये ऑप्शन दिए भैया। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ड्रेसिंग परसेंट का मतलब अगर क्लियर हो तो आप उत्तर पर जाएंगे। ड्रेसिंग परसेंट का मतलब है कि उससे जितना मांस मिला उसका वेट, मांस का वजन हम बोल सकते हैं, और जितना वह साल्टर करने के लिए ले गए थे उसको शेल्टर हाउस में ले जाने से पहले भी हम उसका वेट करते हैं, तो उसका जीवित का वजन हम बोल सकते हैं। जीवित वजन इंटू 100। अगर ये निकल कर सामने आ जाता है तो उसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, ड्रेसिंग परसेंट। तो ओस्मानाबादी का निकल कर आता है कितना? 45 से 50%। ठीक है, 45 से 50%। और मांस उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख नस्ल ब्लैक बंगाल है। क्यों है? क्योंकि वो साधारणतः 3 मेमनों को जन्म दे देती है, इसलिए ब्लैक बंगाल
जो बकरी की सबसे छोटी नस्ल भी है, मांस के लिए पाली जाती है, याद रखना है हमें, ठीक है। चलो, तो ये बातें याद रखना। जमुनापारी से भी कभी कभार पूछा जा सकता है कि जो जमुनापारी नस्ल है इसका ड्रेसिंग परसेंट तो 43 से 49 तक होता है, याद रखना। ये 6 मंथ की स्टेज पर है, 6 माह के, और ये 9 माह की अवस्था पर है, ठीक है। रेंज में पूछे तो 43 से 49 जमुनापारी का, और ये 6 माह की अवस्था पर है, ये 9 माह की बात, ठीक है। जमुनापारी से एक बात और बता दूं कि इसके अगर हम हड्डी और मांस का अनुपात निकालें तो इसमें हड्डी 1 भाग निकलती है और मांस 3.9, मतलब 1:4। ये किसकी बात हो रही है? जमुनापारी की। तो ये एक्स्ट्रा बात है बेटा, इसको आप याद रखें। चलिए, बकरी की सबसे बड़ी नस्ल की बात करें हम, तो बकरी की सबसे बड़ी नस्ल सीधी सी बात है जमुनापारी, ठीक है। भारत में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल जमुनापारी, घुमक्कड़ बकरी जमुनापारी, रूरल गोट जमुनापारी, दूध देने में सबसे अच्छी बकरी तो है जमुनापारी, द्विकाजी है तो जमुनापारी। इतने सारे प्रश्न है। रोमन नाक जमुनापारी, कान की सर्वाधिक लंबाई तो जमुनापारी, ये सारे प्रश्न आते हैं। और इसके कान की लंबाई कितनी होती है? तो 25 to 30 सेंटीमीटर होती है। बर्बरी की बात करें तो ये शहरी बकरी है, शहरी क्षेत्र में खाना पसंद करती है, एक जगह खड़े होकर स्टाफ फीडिंग करने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये शहरी बकरी हो गई। ये रूरल गोट हो गई, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये बातें हमें याद रखना है इनके बारे में, बकरी की नस्ल के बारे में। ऐसी बकरी जिससे ऊन पाया जाए या ऊन प्राप्ति के लिए पाला जाता है, मेनली तो ऊन भेड़ से मिलता है, लेकिन बकरी की भी एक ऐसी नस्ल है जिससे क्या मिल जाए प्यारे बच्चों? ऊन मिल जाए। तो बर्बरी तो दूध वाली है, ब्लैक बंगाल तो मांस वाली है, मालाबारी से भी मांस मिलता है, और अंगोरा इसका सही उत्तर होगा। तो अंगोरा है जिसको बच्चों ऊन के लिए पाला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। बकरियों के संसार में दूध की रानी के नाम से प्रसिद्ध है तो भैया वो है सानेन, क्योंकि इसका दूध उत्पादन क्षमता भारतीय गायों के लगभग माना जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्वीन ऑफ मिल्क कहा जाता है। सानेन स्विट्जरलैंड की है, काफी फेमस प्रश्न है, याद रखना। और भारतीय नस्ल में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन की बात करें तो जमुनापारी, लेकिन यहाँ पर विश्व में बात हो रही है, संसार में, तो सानेन होगा, याद रखना। भारतीय नस्ल में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी? जमुनापारी। और जमुनापारी को बकरियों में गरीब की गाय कहा गया है ना। गरीब की गाय की संज्ञा किसको दी गई भैया? तो गरीब की गाय की संज्ञा बकरी को दी गई, लेकिन बकरी की भी किस नस्ल को दी गई है? तो बकरी की भी जिस नस्ल को दी गई है वह है जमुनापारी, ठीक है बच्चों। चलो, भारत में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल है, अभी हम बात कर चुके हैं, बिगेस्ट ब्रीड ऑफ गोट दैट्स इज जमुनापारी। काली बंगाल तो सबसे छोटी है, समझ गए। बर्बरी बार बार है ना, बर्बरी बार बार, तो ये एक वर्ष में 2 बार बच्चों को जन्म दे सकती है, 2 बच्चों को जन्म देती है औसतन, इसलिए बर्बरी से आप ये भी याद रख सकते हो। तो भैया ये बकरी की नस्ल की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने चर्चा करी। अब हम बात करेंगे भेड़ की नस्ल, तो जिसमें सबसे पहली बात, भेड़ से हमें मुख्य उत्पाद क्या मिलता है? ऊन। और बकरी की बात करें तो मीट या मांस, हम पहले चर्चा कर चुके हैं उस पॉइंट पर। और ऊन की अगर हम बात करें तो उसमें नाइट्रोजन और सल्फर का जो अनुपात होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर का जो अनुपात निकल कर आता है वो 5:1, 5:1 निकल कर हमारे सामने आता है, ठीक है। और आहार में हम कितना खिलाते हैं? तो आहार में हम नाइट्रोजन सल्फर का अनुपात 10:1 लेते हैं। केवल मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल है, तो याद रखना, मांस उत्पादन के लिए भेड़ की जिस नस्ल को पाला जाता है या शीप ब्रीड रेयर्ड ओनली फॉर मीट प्रोडक्शन, तो वह है नेल्लोर। यह भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है, उत्तर भारत की भी प्रमुख नस्ल है। तो भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल आ जाए तो नेल्लोर, उत्तर भारत की प्रमुख नस्ल आ जाए तो नेल्लोर, ये सारी चीजें नेल्लोर से संबंधित है। भेड़ की त्रिकाजी नस्ल, तो इसमें आएगा भैया सोनाड़ी। और चोकला से याद रखना, इसे भारतीय मेरिनो कहते हैं, इसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है। चोकला को भारतीय मेरिनो कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जो मेरिनो नस्ल है भेड़ की, वो विश्व में सबसे महीन ऊन देने के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से भारत या राजस्थान की मेरिनो भी बोला जाए तो चोकला है, याद रखना बच्चों, ठीक है। और ये मारवाड़ी जो है, सबसे ज्यादा भेड़ों में भारत में कौन सी भेड़ देखी गई है? मारवाड़ी भेड़ भारत में सबसे ज्यादा देखी गई है। लेकिन प्रश्न की जो डिमांड है, द ओनली ट्रिपल पर्पस इंडियन ब्रीड ऑफ शीप, तो दैट्स आंसर इज सोनाड़ी। ट्रिपल पर्पस का मतलब है कि इससे
दूध भी मिल जाए, इससे ऊन भी मिल जाए और इससे मांस भी मिल जाए, और ये तीनों कामों पर खरे उतरती है कौन सी नस्ल? सोनाली, इसीलिए इसको त्रिकाजी कहा गया है। गद्दी किसकी प्रजाति है? गद्दी भेड़ की प्रजाति बिल्कुल है, गाय की नहीं है, बकरी की भी है। तो फिर क्या करें? तो ऑप्शन दिया भैया, भेड़ और बकरी की दोनों, तो बोथ सीप एंड गोट की ब्रीड है गद्दी। और ये गद्दी बोझा ढोने का काम करती है, भार उठाकर चलती है, लगभग 10 केजी के आसपास पहाड़ी क्षेत्र में भार उठाकर चलने में सक्षम होती है, इसलिए भेड़ और बकरी दोनों की नस्ल का नाम है गद्दी। प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ एक्स्ट्रा चार्ट आपके लिए, जिसमें आई होप आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आइए इस चार्ट की मदद से हम जानते हैं, जैसे कि हमें दिख रहा है पशु का नाम गाय, भैंस, बकरी और भेड़। तो कई बार इस चार्ट से प्रश्न हमारे बनते हैं। तो उत्पादक आयु गाय की पूछी जाए तो 10 से 12 वर्ष, भैंस की पूछी जाए तो 12 से 15 वर्ष, बकरी का पिछले साल ही आया था 9 वर्ष, और भेड़ का उससे पहले पूछा गया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए हमारे लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर करवाने की प्रयास किया है। तो उत्पादक आयु की बात होगी बेटा 10 से 12 वर्ष गाय की, भैंस की 12 से 15 वर्ष, बकरी की 9 वर्ष और भेड़ की 7 वर्ष। और यह प्रश्न तो BHU में भी कई बार आया हुआ है। चलो, बहुत फेमस प्रश्न है। प्रजनन आयु गाय भैंस में हम औसतन देखें तो 3 to 4 ईयर है, लेकिन जब कंडीशन आ जाए, संकर आ जाए, देसी आ जाए, विदेशी आ जाए, तो ये बदलता है। लेकिन औसतन बोला जाए, सीधा बोला जाए कि प्रजनन आयु गाय में नर का होता है तो 3 से 4 वर्ष, और बफेलो बुल की बात करें तो भी 3 से 4 वर्ष, और अगर हम बक की बात करें, बकरे की बात करें तो 2.5 वर्ष, और भेड़ में 1 से 2 वर्ष की आयु में उसका रेन तैयार हो जाता है। और उसका वेट कितना होना चाहिए? 27 kg। एक थोड़ा सा ट्विस्ट वाला बात है कि इसमें वजन के हिसाब से भी तय किया जाता है कि वो प्रजनन के लिए तैयार है या नहीं। तो 27 kg होना चाहिए, और एज पूछी जाए तो 1 to 2 ईयर। टोटल लाइफ स्पान, कुल जीवन काल, गाय भैंस में आप 20 से 25 याद रख सकते हैं, और भेड़ बकरी में 12 से 15, मतलब बकरी का 10 से 18 और भेड़ की अगर हम बात करें, सॉरी, बकरी का 12 से 15 और भेड़ की अगर हम बात करें तो 10 से 18। तो ये कुल जीवन भी है। तो इसमें से ये वाला जो है सेगमेंट कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये वाला लास्ट ईयर ही पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, और इस तरह से हमें पूरी जानकारी मिलती है, एक समग्र जानकारी, एक कलेक्टिव जानकारी इस चार्ट के माध्यम से हमें मिलती है, जो कि MPPAT में या भविष्य में हम जिस भी एग्जाम के लिए इस वीडियो को देखेंगे हमारे लिए निश्चित तौर पर लाभदायक सिद्ध होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि MGC परिवार आपके लिए जो MP क्वेश्चन सीरीज चला रहा है, निश्चित तौर पर आपको इससे बहुत फायदा होगा। फिर मिलते हैं हम नए चैप्टर में। इसके बाद थैंक यू सभी को, धन्यवाद प्यारे बच्चों।